हेलो फ्रेंड्स। माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, जो कि है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे एनसीईआरटी में फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले जो थ्री हैं वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आप इन तीनों के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में सॉल्यूशन प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एक बेसिक आइडिया लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे सपोज दैट हमारे घर में हमारी मदर अचार वगैरह यानी पिकल वगैरह रखती हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये कच्चे आम लेते हैं, उनको हमने काटा और ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl सॉल्यूशन में हमने इसको भिगो कर रख दिया कुछ टाइम के लिए। उससे क्या होगा कि जो कच्चे आम हैं उसके अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो अचार है वो ज्यादा दिनों तक चल सकता है, प्रिजर्व रह सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है जो काफी कॉमन है। अगर आपने इस तरीके के फ्लावर लिए, कुछ देर रख दिए, पड़े रहे घर में, तो क्या होगा, वो सूख जाएंगे। अगर हम उस पर वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं या फिर वाटर में उसको रख देते हैं तो वो फिर से नए हो जाते हैं, फ्रेश दिखने लगते हैं, क्योंकि उसमें वाटर ऐड हो जाता है। तो ये सब होता है इन चीजों की एक मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के आने और जाने से। अब आने या जाने का मतलब क्या है और वो मेम्ब्रेन कौन सी है उसको देख लेते हैं। वो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको एसपीएम भी कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि परमिएबल फॉर समथिंग। अगर मैं कहूं परमिएबल मेम्ब्रेन तो इसका मतलब ये कि उसमें से कोई भी पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कुछ पार्टिकल पास हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो यहां पर जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर साइज इतने छोटे होते हैं कि उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। Semi-permeable membrane is a barrier that allows only a certain molecule or ions to pass through it, typically solvent molecule like water, while preventing the passage of solute molecule. अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एग मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, शेलोफेन, डायलाइजिंग ट्यूब। ये वो मेम्ब्रेन है जो आरओ में यूज होती है। आपने अपने घर में जब आरओ सही करने वाला, सर्विस करने वाला बंदा आता है, तो देखा भी होगा कि आरओ मेम्ब्रेन जब खत्म हो जाती है तो इस तरीके की वो मेम्ब्रेन लगा देता है, रिप्लेस कर देता है। जिन्होंने नहीं ध्यान दिया वो एक बार ध्यान देंगे तो वो सामने से देख सकते हैं। लास्ट में हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे, जो कि आरओ मतलब वाटर प्यूरिफायर का ही कॉन्सेप्ट है। वो एंड तक देखना पड़ेगा, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब उसके बाद की फीचर्स देख लेते हैं। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, अलाउ ओनली सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट, हो गया। यूज्ड इन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। कॉमन मटेरियल कौन से हैं? एनिमल मेम्ब्रेन, सिंथेटिक पॉलीमर और सेलुलोज एसीटेट। ये वही है जो आरओ में यूज होती है। ठीक है, यहां डायग्राम से बताया गया है कि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो साइज में बड़े हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल साइज में छोटे हैं, वो आसानी से पास हो रहे हैं। मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जा सकते हैं और आ सकते हैं। अब उसके बाद दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश की है। हम सबसे पहले डिफ्यूजन समझते हैं। अब ये चीज पढ़ेंगे, लेकिन पहले नीचे जो डायग्राम दिया है उसको समझते हैं। हमने इसमें एक सॉल्वेंट लिया, ये ब्लू कलर का आप सॉल्वेंट देख रहे हैं, और यहां पर ये सॉल्यूट लिया। अब क्या होगा, जैसे आप पानी में डिटॉल डालते हैं
तो डेटॉल पहले जहां आपने डाला है वहीं आपको दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डिस्पर्स हो जाता है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इसमें डिटॉल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। मतलब जहां डिटॉल कंटेंट ज्यादा है, वहां से जहां डिटॉल नहीं है या डिटॉल कंटेंट कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, वहां मूव कर रहा है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए ये लिखा है कहां से कहां तक, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई मेम्ब्रेन या बैरियर नहीं होता। और ये तब तक डिफ्यूजन होता रहता है जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में इक्वली या इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद समझ लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज जरूरी है कि इसमें एक बैरियर या मेम्ब्रेन की जरूरत होती है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन को सेपरेट करती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की ये मेम्ब्रेन ली गई है, एसपीएम ली गई है। इसमें हमने लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन को सेपरेट कर दिया। अब आपको मैंने बताया है कि एसपीएम से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया, यहां पर देखिए कितने हैं, टोटल 6 सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं। तो यहां पर भी देखिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल 6 है। तो इसका मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं हुए, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, धीरे धीरे यहां से इस साइड चले जाएंगे। जब इस साइड जाएंगे तो यहां पर क्या है, ये देखिए ये जो सॉल्वेंट है वो दूसरे साइड चला गया, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में चला गया। यही होता है ऑस्मोसिस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। क्लियर हो गया ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस। अब उसके बाद यहां पर एक डायग्राम से और समझाया गया है फ्रॉम लोअर टू हायर में, और थोड़ी सी थ्योरी दी गई है जो ऑस्मोसिस को डिफाइन करती है। एनसीईआरटी की थ्योरी का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो थ्योरी पर भी फोकस करें साथ में। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डायग्राम से भी समझें, थ्योरी पर भी फोकस करें। और फिर उसके बाद अगर कोई नीट या जी मेंस का है तो उसके लिए थ्योरी, असर्शन रीजनिंग या एमसीक्यू में आने वाले जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है उनके लिए जरूरी है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी फिर भी आनी चाहिए। अब यहां पर हमने वही किया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया है। तो यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूल लोअर से हायर में सॉल्वेंट मतलब ट्रांसफर होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये तब तक होता है जब तक दोनों साइड, मतलब अगर हम इसको 1 और इसको 2 मान लें, जब तक दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर नहीं हो जाती। तो यहां देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन or from the less concentrated solution to the more concentrated solution through SPM is called osmosis, जिसको पुश भी कहा जाता है। मतलब जब मॉलिक्यूल लोअर से हायर में यानी सॉल्वेंट के मूव कर रहे हैं तो वो ऑस्मोसिस होगा, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन से मूव कर रहे हैं तो वो ऑस्मोसिस होगा। क्लियर हो गया कि डिफ्यूजन क्या है, एसपीएम क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ क्लियर। अब उसके बाद यहां पर एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन उसके अंदर और ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। ये डायग्राम एनसीईआरटी से ही है, इसीलिए इस डायग्राम को समझ लीजिए। मे भी इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, नीट में आया हुआ है। अब देखिए क्या है, इसको थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है एक चीज। अब देखिए क्या है, इसमें ये जो ट्यूब है, ये जो आप सोच रहे होंगे कि कोई उल्टी ट्यूब डाल दी है, तो इसको थिसिल फनल कहा जाता है। इस थिसिल फनल में हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, सिंपली शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, और चारों तरफ क्या है, ब्लू कलर का जो है, लाइट ब्लू जो है वो सॉल्वेंट है। अब यहां नीचे थिसिल फनल में यहां देखेंगे जहां से मैंने रेड कर दिया है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम अटैच कर दी। अब जब हमने ये लिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा डायग्राम बनाया, तो सिस्टम लिया, तो हमने देखा कि यहां शुगर सॉल्यूशन पहले यहां था,
मतलब इनिशियली अगर हम इसको माने t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, तो जो शुगर सॉल्यूशन था वो जो सॉल्वेंट का लेवल है उसके लगभग सेम था। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये पता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल धीरे धीरे सॉल्यूशन यानी शुगर सॉल्यूशन में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से धीरे धीरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल शुगर सॉल्यूशन में जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये लेवल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते एट टाइम टी, हम कोई टाइम मान लेते हैं एट टाइम टी, तो ये क्या हो गया, यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गया, हमने इस हाइट को मेजर कर लिया। अब इस हाइट से हम कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे वो हम एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। देखिए, द शुगर सॉल्यूशन इनसाइड द फनल इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन वाटर इन द बीकर, ये क्लियर है आपको। ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स कम फ्रॉम द बीकर मूव इनटू द फनल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी क्लियर है। एज अ रिजल्ट लिक्विड लेवल इन अ नैरो स्टेम ऑफ फनल इज राइजेस, ये बता दिया, जिसकी हाइट h होती है। अब ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द राइज कंटिन्यू अंटिल द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सिंपल सी बात है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर तो उस पर बढ़ेगा ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम इन अ ट्यूब बिकम्स इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ट्यूब पर वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। किसका, शुगर सॉल्यूशन का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई होता है। अब उसी को हमने कह दिया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी ये हो गया पाई, और ये फॉर्मूला किसके है, रो जी एच। अब इसमें रो क्या है आपको पता होगा, डेंसिटी होती है, तो ये देखिए ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जो कि ये आपने ये किया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, कैसे वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है, फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब यहां देख लीजिए, हमने क्या किया, एक साइड सॉल्यूशन लिया, एक साइड प्योर सॉल्वेंट लिया, बीच में एसपीएम अटैच कर दी है। जैसे ही हम ये अरेंजमेंट करेंगे वैसे ही ऑस्मोसिस होने लगेगा, यानी प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने लगेगा। तो ये रेड कलर का एरो यही शो कर रहा है कि प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब ऑस्मोसिस हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पर पीएटीएम और दोनों साइड इधर भी पीएटीएम, ये शो करता है कि इन दोनों पिस्टन पर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ऑब्वियसली ये डायग्राम, ये एक्सपेरिमेंट लैब में हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह सेम है, तो पीएटीएम इसीलिए दोनों पिस्टन पर इक्वली लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पिस्टन पर, यानी ये देख लीजिए सॉल्यूशन पिस्टन पर हम पाई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिससे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। यानी जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में प्योर वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे थे, प्योर सॉल्वेंट आ रहे थे, वो आना स्टॉप हो जाए, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, उसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी वो प्रेशर जो प्रिवेंट करता है ऑस्मोसिस को, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। देख लीजिए, एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, उसको कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे मोलर मास निकालते हैं। किसका निकालते हैं और फर्दर एप्लीकेशंस क्या है, थोड़ी देर बाद, पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 3.14 नहीं है, बस पाई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये सी का मतलब है मोलैरिटी। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आर वही गैस कांस्टेंट, जिसको यहां पर सॉल्यूशन कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 0.0821 या फिर 0.0831, ये दोनों होती हैं। टी यानी कैपिटल टी है, तो इसका मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। फिर फर्दर हमने सभी को एक्सपेंड कर दिया, तो निकल के आ गया ये यहां पर मोलर मास। अब मोलर मास आप देख रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तभी ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
देखिए क्या किया हमने, इफ 10 ग्राम ऑफ अननोन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इज डिसॉल्व टू मेक 500 ml of solution, then osmotic pressure at 300 Kelvin is observed 1.23 atm molecular weight of the substance। ये देखिए पाई इज इक्वल टू CRT है, पाई आपको दिया गया है, ये C है यानी मोलैरिटी, हमने पहले सबसे पहले C यानी मोलैरिटी निकाल लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, R की वैल्यू T और यही एक वेरिएबल है, सॉल्व किया और ये हमारे सामने आंसर हाजिर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले जो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और पढ़ चुके हो, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, मतलब इसके वजह से हम मोलर मास निकालते हैं, तो मोलर मास तो हम बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या बेनिफिट है वो देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब किसका मोलर मास निकालेंगे, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट, उन सभी का हम इसी से निकालते हैं मोलर मास। अब दूसरी चीज ये है, फायदा क्या है, क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT, यहां पर मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है। अब यहां ध्यान रखिए टेम्परेचर भी है, यानी टेम्परेचर हम कांस्टेंट करके, यानी बिना हम हीट किए या फिर फ्रीज किए हम सब्सटेंस का मोलर मास निकालते हैं, इसीलिए ये बेनिफिट होता है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब वो किसी और में चेंज हो जाते हैं। तो हमने इनिशियली कुछ और लिया था, बाद में कुछ और बन गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास गलत आएगा। दूसरी चीज ये है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीजें जैसे सॉल्युबिलिटी पर चेंजेस आते हैं, स्टेबिलिटी पर चेंजेस आते हैं, रिएक्टिविटी भी बदलती है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी वैल्यूज या मोलर मास गलत आ सकते हैं, लेकिन यहां पर टेम्परेचर है कांस्टेंट, इसीलिए हम इसका यूज अच्छे से करते हैं, बेहतर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज एन एडवांटेज ओवर द अदर मेथड एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड रूम टेम्परेचर, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। The technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly used for biomolecule as they are generally not stable at higher temperature, already बता दिया है, और polymer have poor solubility, ये भी मैंने बता दिया है। अब उसके बाद है जैसे 2 सॉल्यूशन है जिनको आपने एसपीएम से सेपरेट किया हुआ है, लेकिन उन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों की सेम है। जैसे हमने सपोज दैट ये लिया, यहाँ बीच में हमने एसपीएम लगा दी है, और इसमें ये C1 है, ये C2, ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है, ये दोनों सिमिलर हैं। अब R और T तो है ही कांस्टेंट, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक और चीज समझ लेते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो NaCl होता है वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम होता है, और आरबीसी जिस ब्लड प्लाज्मा में होती हैं, अगर उसमें भी कितना हो 0.9%, मतलब आरबीसी के अंदर भी 0.9% NaCl और ब्लड प्लाज्मा में भी 0.9% NaCl, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई ना, सेम हो गई, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए, यानी इसमें सॉल्वेंट मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, यानी नेट मूवमेंट नहीं होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा और उतना ही दूसरी जगह से पहले जगह जा रहा होगा। इसका मतलब ये समझ जाओ कि देखिए यहां से जितना मूवमेंट है सॉल्वेंट का उतना ही यहां है, जिसको कहते हैं नेट मूवमेंट जीरो है, मूवमेंट है लेकिन नेट मूवमेंट जीरो है, मतलब प्लस माइनस इक्वल टू जीरो। Two solution having same osmotic pressure at given temperature is called isotonic solution, already समझा दिया। When such solutions are separated by semi-permeable membrane SPM, no osmosis occur, यही बता दिया मैंने, नेट मूवमेंट सॉल्वेंट का जीरो होगा, तो हम कहेंगे नो ऑस्मोसिस।
अब क्या है कि जैसे किसी पेशेंट के अंदर NaCl हमें देना है, तो हम 0.9% ही दें, क्योंकि अगर हम कम ज़्यादा देंगे तो आरबीसी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हम अगर किसी को NaCl दिया जाता है, आप हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं, किसी को अगर NaCl दिया जा रहा है तो वो उस पर लिखा होगा 0.9% मास बाय वॉल्यूम। जो बच्चे क्यूरियोसिटी रखते हैं वो जरूर देखेंगे कभी ना कभी। देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन called normal saline solution, and it is safe to inject intravenously। intravenously मतलब कौन, जो वेन्स में लगा दिए जाएं। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब उसके बाद है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। थ्योरी के पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में ये एरो आप समझ गए होंगे, जितना वाटर अंदर जा रहा है, ये देखिए ये आरबीसी है, नहीं तो लोग कैप समझ रहे हो इसको, है ये आरबीसी जो है, वो आरबीसी के अंदर जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो नेट फ्लो क्या हो गया, जीरो हो गया, इसीलिए क्या हो गया, आइसोटोनिक। अब दूसरी चीज, यहाँ पर आरबीसी यानी जिस प्लाज्मा में हैं, यानी आप प्लाज्मा को सॉल्यूशन बोल लो, आरबीसी जिस सॉल्यूशन में या जिस ब्लड प्लाज्मा में है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से ज्यादा है। हम सपोज कर लेते हैं 1.0 है। ठीक है, हम बायोलॉजी में या ह्यूमन बॉडी के अंदर थोड़ा सा नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर ऐसे ही एज अ केमिस्ट हमने मान लिया 1.0 है, जो 0.9 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम लोअर टू हायर। यानी इसका मतलब क्या है, आरबीसी से, आरबीसी के अंदर से वाटर निकलेगा और ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा। तो यहां पर आरबीसी क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, यानी आरबीसी जिस सॉल्यूशन में है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या होगा, हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा होना। जैसे कहते हैं ना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो हाइपरटोनिक, यानी चारों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और आरबीसी श्रिंक हो गई है। ठीक है, अब देखिए जो सॉल्यूशन हमने लिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी 0.8 मान लेते हैं हम, तो क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा से क्या होगा कि जो वाटर है वो आरबीसी में आ जाएगा, आरबीसी क्या हो जाएंगी, सॉइल हो जाएंगी, और इसको कहा जाएगा हाइपोटोनिक। मतलब जिस सॉल्यूशन में आरबीसी हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम। अब थ्योरी देख लेते हैं। इफ वी प्लेस अ सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग more than 0.9% by mass volume sodium chloride, water will flow out of the cell, then they would shrink, such solution is called हाइपरटोनिक। श्रिंक हो गई थी, ये मैंने समझा दिया। अब देखिए, एक्सो ऑस्मोसिस एक टर्म का यूज होता है, ये बायोलॉजी में भी है, तो मैंने इसको केमिस्ट्री में भी डाल दिया, नीट में आ जाता है। The movement of solvent molecule out of the cell when it is placed in hypertonic solution, external solution is more concentrated, already बता दिया है। The cell shrink due to the loss of water. Grape shrink when placed in concentrated sugar solution। ये बेसिकली वही बता रहा है, किसमिस का एग्जांपल बता रहा है, तो इसका मतलब वो श्रिंक हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। अब उसके बाद उल्टा कर दीजिए। इफ द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। इन दिस केस वाटर विल फ्लो इनटू द सेल इफ प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन एंड दे वुड सॉइल। ये भी बता दिया था। अब इसका ह्यूमन सेल के रेफरेंस में देख लीजिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब वो डाइल्यूट है, तो इसका मतलब सेल स्वेल अप हो जाएंगी। रेजेंट स्वेल्स व्हेन केप्ट इन द प्लेन वाटर। आपने देखा होगा, किसमिस को रात को डाल दीजिए, सुबह उठा लीजिए तो किसमिस फूल जाती हैं, वो एंडोऑस्मोसिस है। ठीक है, कोई पूछे तो बताना कि ये एंडोऑस्मोसिस की वजह से हुई हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी के ही हैं, पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम्पलर में दिए गए हैं, इसीलिए इंक्लूड करना जरूरी है। रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लूसेस वाटर वाया ऑस्मोसिस। सबसे पहले जब लेक्चर शुरू हुआ था तो यही बताया था।
विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। ड्राई फ्लावर्स मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है ड्राइव हो चुके हैं, वाटर में रख दिया, ये फिर से रिवाइव हो गए हैं। फिर उसके बाद कैरेट दैट हैव बिकम अ लिम्ब बिकॉज ऑफ द वाटर लॉस, यानी लिम्ब का मतलब ये है कि जैसे कैरेट्स अगर कुछ देर ऐसे ही पड़ी रहे हमारे टेबल पर तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, उनको हाथ में पकड़ेंगे तो वो टेढ़ी हो जाएंगी, मतलब ऐसे 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 नीचे गिर जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वाटर नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट हो गई, लेकिन उसको वाटर में रख दो, ठीक है, या उसका अचार बना लो तो वो हार्ड रहती हैं। तो इस तरीके यही एग्जाम्पल दिया, विद लॉस इनटू एटमॉस्फेयर कैन बी प्लेस्ड इनटू अ वाटर मेकिंग देम फर्म वंस अगेन। बाकी ये ब्लड सेल का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, हो गया ऑलरेडी, कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है जैसे इडीमा क्या चीज़ होती है, ठीक है? या फिर हम कुछ चीज़ों को जैसे प्रिज़र्व करते हैं, तो उसमें NaCl डालते हैं, तो NaCl भी क्या काम करता है? सिंपल सी बात है, वाटर को रिटेन करने का काम करेगा। तो देख लेते हैं, पीपल टेकिंग a lot of salt or salty food experience water retention in the tissue cells and intercellular spaces because of the osmosis, और इस फ्लफीनेस और सॉइलिंग को इडीमा कहा जाता है। ये याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू वाटर रूट्स, ये देखिए यहाँ पर ऊपर पानी जाता है हर पेड़ में, नीचे से ऊपर पानी कैसे जाता है, सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट कितने हैं, तो उसमें वो ऐसे ही स्टेटमेंट दे देते हैं। अब आप अगर इस चीज को छोड़ दो तो इस चीज में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, एक बार पढ़ लोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग और ऑफ फ्रूट बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्ट मतलब प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट किसका काम कर रहा है, प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। देखिए, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडेड फ्रूट लूसेस वाटर एंड श्रिबल्स मतलब सॉफ्ट हो जाना एंड डाइस। ठीक है, तो ये सारे मैंने बता दिए। अब लास्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जैसे कि यहां पर देख लीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत इजीली समझ में आएगा। यही डायग्राम था, वो हमने क्या किया था, यहां पर एसपीएम ली थी, यहां पर ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ये सभी पर लग रहा है, मतलब हर दोनों पिस्टन पर सेम प्रेशर। यहां से यहां पर ये सॉल्वेंट आ रहा था, मतलब ऑस्मोसिस हो रहा था। हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया। ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या किया है, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर दिया, यानी ये आना बंद हो गए। अब हम क्या करते हैं कि जो हम इस पर प्रेशर, यानी यहां पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट वो कोई पी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, यानी P इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उससे क्या होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी यहां पर जो सॉल्वेंट है, यहां पर जो सॉल्वेंट है वो कहां जाने लगेगा, यहां जाने लगेगा, यानी ऑस्मोसिस का उल्टा होने लगेगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आ रहे थे, उसको स्टॉप करने के लिए हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया। अब हमने उस सॉल्यूशन के पिस्टन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो उल्टा जाने लगेंगे, तो क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देख लीजिए क्या हुआ, इफ प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहां पर हमने फ्रेश वाटर लिया है, यहां पर हमने सलाइन वाटर लिया है। जब हमने इस पर प्रेशर एक्सर्ट किया तो इस यहां पर ये जो फ्रेश वाटर मॉलिक्यूल है वो कहां आने लगे, इस फ्रेश वाटर की तरफ आने लगे। इसका मतलब आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी सी वाटर में से सॉल्ट को हटाने के लिए किया जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, जब हम इसमें फ्रेश वाटर जो है वो मूव करता है किसमें, सॉल्ट वाटर में। लेकिन हम सॉल्ट वाटर पर प्रेशर अप्लाई कर दें तो सॉल्ट वाटर से वाटर कहां जाने लगेगा, फ्रेश वाटर में, उल्टा होने लगा। तो ये होता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब यहां पर थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, टॉपिक खत्म।
The direction of osmosis can be reversed if the pressure larger than the osmotic pressure is applied on the solution side. ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, यहां पर हमने प्रेशर अप्लाई किया. Now a pure solvent flows out of the solution through the semi permeable membrane. Solution में जो pure solvent है वो मूव करेगा. इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है और ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के लिए किया जाता है. When pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea water through the membrane. सिंपल सी बात है, सी वाटर में से प्योर वाटर बाहर निकल जाता है, सॉल्ट वहीं रह जाता है. अब कौन सी मेम्ब्रेन यूज करते हैं बस वो देख लेते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारी मेम्ब्रेन अवेलेबल हैं, लेकिन यूज कौन सी होती है? सेलुलोज एसीटेट. यही है वो आरओ मेम्ब्रेन जो यहां पर मैंने ये बनाई है. ये आपका आरओ है जिसमें ये यूज होती है. बार बार जब चेंज करते हैं, बार बार जब खराब हो जाती है तो उसको चेंज करना पड़ता है. तो ये था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट, न्यूमेरिकल, सारे डिटेल्स. ये टॉपिक खत्म होता है. दोस्तों जरूर बताइए कैसा लगा. थैंक यू.